नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा और वक्त बड़ी बहस का है। करीब 18 घंटे की काउंटिंग के बाद बिहार में नतीजों की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। एनडीए 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब। ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू ही रही। पिछली बार के मुकाबले जेडीयू की 28 सीटें घट गई और वो 43 सीटों पर आ गई। वहीं बीजेपी 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई है। आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, जिसे 75 सीटें मिली। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। बिहार में बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए, कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। सुशील मोदी ने कहा कि इसमें कोई भ्रम नहीं, नीतीश सीएम होंगे। यह फैसला चुनाव से पहले ही ले लिया गया था और यही कायम रहेगा। वहीं 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों और बिहार की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी का जलवा बरकरार रहा है। बिहार की लोकसभा सीट जहां एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जीती है, वहीं गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो देखिए, आंकड़े अब साफ हो चुके हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। लेकिन मोदी योगी का जादू बरकरार है, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार इन्हीं दो बड़े चेहरों ने बिहार विधानसभा चुनाव में किया था। और यूपी उपचुनाव की बात की जाए, वहां पर भी सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये पूरी तस्वीर अब पूरी तरह से क्लियर हो गई है। आखिर कौन बिहार का बॉस बना है? देखिए, एनडीए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर आज हमारी चर्चा रहने वाली है। एक बड़ा पैनल कुछ देर में मेरे साथ जुड़ने वाला है और वोट परसेंटेज आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो देखिए, पार्टी यानी कि यूपीए कुल 110 सीटें मिली हैं, 35.2% वोट मिला है। अन्य पार्टियों को कुल 8 सीटें मिली है, वोट 29.5% रहा है। वोट परसेंटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीए को 125 सीटों के साथ 35% वोट मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और इसके साथ ही विधानसभा उपचुनाव जहां पर होने थे 94 सीटों के लिए, उसका भी रिजल्ट साफ तौर पर आ गया है, जिसमें भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उपचुनाव की बात की जाए, बीजेपी ने 58 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं, 19 सीटों पर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 9 सीटें ही जीत पाई है। उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका, बीजेपी का जलवा यहां पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं छत्तीसगढ़, हरियाणा की एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी कि कांग्रेस ने भी इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ इस बार कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान कांग्रेस की वजह से भी उठाना पड़ा है, यह भी कहा जा रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी सीट पर इस बार कौन काबिज हुआ है। ओडिशा की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा। मणिपुर में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जीत जाहिर की है और 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आ गए हैं। यानी कि उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। और अगर देखा जाए तो और पिछले सालों के मुकाबले बीजेपी की लोकप्रियता अब बढ़ती हुई नजर आई है। तस्वीर कल साफ हो गई और कल काफी देर तक काउंटिंग चली, जिसके बाद आपको बता दें चुनाव आयोग ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनका ऐलान भी कर दिया। एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर एनडीए काबिज हो गई है। उपचुनाव की बात की जाए, वहां पर भी योगी मोदी का जादू चलता हुआ नजर आया है। प्रचार के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ बिहार में भी सीएम योगी ने 6 दिनों में 18 ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसका रिजल्ट साफ तौर पर नजर आया। पीएम मोदी भी लगातार बिहार की जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वो भी वहां पर चुनावी रैलियों में शामिल रहे थे। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी का नाम सबसे पहले आता है और लगातार उनके भाषण की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और जाहिर तौर पर इसका असर बिहार विधानसभा चुनावों पे हमें देखने को मिला है। वहीं आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 19 सीटों पर कब्जा जमाया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 6 सीटों पर बीजेपी जीती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 9 सीटें ही जीत पाई है।
लगातार आंकड़ा भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन कितनी सीटों पर आखिर काबिज रहा है, किसने बेहतर प्रदर्शन किया है, आखिर किसका जलवा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में चला है। झारखंड की एक सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो चर्चा इस पे आज हम करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मैं तारुफ आपको कराती हूं। अनीता अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कपिल श्रीवास्तव सपा से हमारे साथ जुड़ गए प्रवक्ता हैं। अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जावेद अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जावेद जी देखिए, पहला सवाल आपसे है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा है कि आरजेडी हारी है कांग्रेस की वजह से, और दूसरी ओर उपचुनावों में तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। इस रिजल्ट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कहना कि हम खाता नहीं खोल पाए, लेकिन हमने चुनाव को चुनौती की तरफ से लिया था जी। जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल लेते हैं। और आप पिछले चुनाव की अपेक्षा आप देखिए कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। हम 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे, हमारा प्रतिशत बढ़ा। शहर में हम तीसरे स्थान पर रहे, और हम लगातार जनता के हित में, जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो परिणाम है, इन परिणामों की संगठन समीक्षा भी करेगा, और हम लोग भी कर रहे हैं। ये हम कार्यकर्ताओं की चूक है कि हम अपने राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशन और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हमें जिस तरीके से प्रयास करना चाहिए, उनके निर्देशन और नेतृत्व में हम कार्यकर्ताओं को जो प्रयास करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये इस बात को हम कार्यकर्ता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल अडिग है और इसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है जावेद जी, और तमाम सवाल भी आपसे मुझे करने हैं, लेकिन उससे पहले अनीता जी का रुख मैं करती हूँ। अनीता जी देखिए, बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए मानी जा रही है और काफी बेहतर प्रदर्शन पिछले सालों के मुकाबले बीजेपी ने किया है। इस बार तो बिहार विधानसभा चुनाव में और बेहतर तरीके से बीजेपी उभर के सामने आई है, यानी कि योगी मोदी का जादू चला है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, ये बात तो सही है, योगी और मोदी जी का जो भी है जादू चला वो तो है ही है। उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि हम लोग के कार्यकर्ता पूरा जनता से संपर्क रखते हैं और हमेशा जमीन पे रहते हैं, चाहे वो बूथ स्तर के हो, चाहे वो इसी स्तर के बूथ स्तर के पूरे लोग जो जनता के साथ रहते हैं। और हमारे नेताओं का संगठन का जो नेतृत्व मिलता है उसमें काम करते हैं बराबर जमीन। और उसका जो हमने विकास कार्य किया है, जो हमने विकास कार्य पूरा किया है, जो जनता तक पहुंचा है, अंत्योदय तक, जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है, वहां तक हमारा विकास कार्य पहुंचा। और सबसे बड़ी बात है, जो कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है या हमारे योगी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, वो काफी सराहनीय है। क्योंकि आप देखिए, राजस्थान में कितने बच्चे जो फंसे हुए थे उनको लाकर उनके घरों तक पहुंचाना, देखिए माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती है जिनके बच्चे कहीं फंसे हो, उनके घर तक पहुंचाया जाए। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों से किराया भी वसूल लिया था, मजदूरों से भी किराया ले लिया था, कोई एहसान नहीं किया, आपने कमाई की है उससे। उनका सबका देखभाल करना, उनका संरक्षण करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे मुख्यमंत्री ने किया, दिन रात। हाँ, उन बच्चों को तो गोद में लेके आप नहला भी रहे थे आप लोग, जिनसे किराया वसूल लिया उस संक्रमण काल में। और उसी विश्वास के नाते जनता ने हमको ये चुनाव में जिताया। ठीक है अनीता जी, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी क्योंकि चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो अनएक्सपेक्टेड था और एग्जिट पोल से तस्वीर बिल्कुल जुदा आई है। पहले कपिल जी देखिए, उपचुनावों में जब शुरुआत में रुझान आना शुरू हुए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें आती हुई नजर आई और देखते ही देखते तस्वीर बदल गई और पूरी तरह से देखा जाए तो 6 सीटें बीजेपी के पास चली गई हैं। पूरे रिजल्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मेघना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बहन अनीता को बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने 6-1 की वो सीट बरकरार रखी है जो उनके पास पहले से थी।
और इनके माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी भी अगल बगल का दौरा करते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी मल्हनी पे 2 बार उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और बावजूद इसके एक सीट वो बढ़ा नहीं पाए और मल्हनी में इनके जो प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पे आए जी और वहां पे भाजपा ने केवल 13% वोट पाया है, जबकि इनका टोटल सिनेरियो जो है इस इलेक्शन में वो 36% का है। तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। 6-1 जो पहले का ग्राफ था वही आज भी कायम है और इसके पीछे मेघना जी कई कारण जी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं आत्ममंथन करने के लिए कि आखिर ये रिजल्ट क्यों आए। तो इधर उधर हम नहीं जाएंगे, हम सीधी बात मेरिट की करेंगे, मेरिट की बात करेंगे। बिल्कुल कपिल जी, ठीक है। कपिल जी वापस मैं आपके पास आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया। और अजय जी आपकी मैं प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी। देखिए जो रिजल्ट है, शुरुआत में रुझान जब आना शुरू हुए तो दिल की धड़कन बढ़ गई, महागठबंधन आगे था, लेकिन ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई इंतजार कीजिए और अंत भला तो सब भला, नीतीश जी ने कहा था और हुआ भी वही। उपचुनाव की बात की जाए, बहुत कुछ बीजेपी ने पाया है, खोने के लिए कुछ था नहीं, और बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार और साथ ही साथ बीजेपी की नैया पार। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए मेघना, बिहार के अंदर स्थिति तो जस की तस है, कुछ बदला तो नहीं है, एनडीए फिर से वापस है जी। और यदि कुछ बदला है तो सिर्फ ये बदला है कि भारतीय जनता पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के सामने आई है और तेजस्वी यादव को जो है एक मैन ऑफ द मैच हम कह सकते हैं जी। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कड़ी टक्कर दी। बिल्कुल, आरजेडी का जिक्र बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा दल बनकर एक तरह से आरजेडी सामने बिल्कुल। देखिए 31 साल का युवा जिसका एक तरीके से मुख्यमंत्री के लिए पहला चुनाव, मैं समझ सकता हूं उसको, एक कड़ी टक्कर देना और कांटे की टक्कर देना और रात के 12 बजे के बाद फैसला आना, यानी कि रात के 12 बजे के बाद का फैसला है, 1947 के बाद ये दूसरा इस तरह का फैसला है। तो जिसने इतनी कड़ी टक्कर दी हो और वहां पर तेजस्वी यादव इस तरह से निकल के सामने आए, ये अपने आप में जो है एक दिलचस्प है। अब अगला चुनाव जो है वो उनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा क्योंकि इन्होंने इस चुनाव से बहुत कुछ सीखा होगा जी। अभी हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं बिहार के चुनाव की, तो बिहार के चुनाव में देखें कि महागठबंधन जो फायदा उठा सकता था उसका फायदा नहीं उठा पाया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फायदा उठाया। सबसे पहले महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में समझौता किया, पिछली बार जो है 40 सीटों पर लड़े, 40-41 सीटों पर लड़े थे, 27 सीट लेकर आए थे, इस बार 70 सीटों पर लड़े, 19 सीट लेकर आए। कितना बड़ा नुकसान है और थोड़ा सा सिर्फ वोट परसेंटेज में इजाफा है, लेकिन सीटों का नुकसान हो गया। वहीं पर माकपा जो हम लेफ्ट की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरह से बढ़त हासिल की, जो कि समाजवाद की बात करते हैं या फिर हाशिए पर चले गए दलित या आदिवासियों की बात करते हैं, उन जो आक्रोश की बात होती है उस पर लोगों का भरोसा बढ़ा और उनको जो है जीत हासिल हुई। तो आप ये देखें कि कितनी कम सीटों पर जो है लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार उतारे और सीटें बढ़ गई। वहीं पर ओवैसी जो है 5 सीटें लेकर आ जाते हैं, तो उन्होंने कितना डैमेज किया और उसका फायदा बीजेपी को मिला। बिल्कुल। तो बीएसपी का भी एक कैंडिडेट जीत जाता है, अंबिका सिंह जीत कर आती हैं, उन्होंने भी इतना डैमेज किया कि जो बीजेपी को फायदा हुआ। इधर एलजेपी का तो ये था कि मेरे नुकसान से ज्यादा तेरी तबाही का मंजर जरूरी है, वहां पर उन्होंने 1 सीट गंवाई और बीजेपी और जेडीयू को कितना नुकसान किया। तो 71 सीट से जो है कितनी सीटों पर वो आकर यहाँ खड़े हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अपने आप को नेता के रूप में स्थापित किया और बताया कि 31 साल का मैं युवा नेता जो है परिपक्व राजनेता के रूप में हूं। तो यहाँ पर तो तेजस्वी यादव मैन ऑफ द मैच है। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ इसका विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार हुआ क्या, जेडीयू को जो है लगभग 23 सीटों का नुकसान हुआ है, 3 सीटें उस तरफ चली गई, 20 सीटें जो है जहां पर बढ़ोतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं समझता हूं कि 20 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गई। जो वोटर था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, उनका कद बड़ा है और बड़े भाई के रूप में जो है एक तरीके से संजीवनी दी। लेकिन नुकसान तो जेडीयू है। आप बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो एक ट्रायंगल है जिसके अंदर बीजेपी है, आरजेडी है और जेडीयू है। जहां पर भी 2 दल एक साथ हो जाते हैं सत्ता उसी की होती है, जैसे कि 2015 में
आरजेडी और जेडीयू साथ में थे तो वो जीते थे। इस बार जो है जेडीयू और बीजेपी साथ में है तो ये जीते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इसके बीच में जितने भी, चाहे मल्लाहों की पार्टी हो वीआईपी, चाहे वो जो है हिंदुस्तान अवाम पार्टी है जीतन राम मांझी की, सभी ने अपनी अपनी दावेदारी की और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीटें लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो ये जो चुनाव है अपने आप में इसलिए अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी जो है बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आई है और यहां पर कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है और इसमें आरजेडी को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कांग्रेस को 70 सीटें क्यों दी। देखिए एक और मेरा सवाल आपसे, देखिए उस पर हमारी पूरी चर्चा आज की आधारित है। इस बार जो योगी मोदी फैक्टर है वो काफी ज्यादा काम करता हुआ नजर आया है। बहुत कुछ कहा गया, फिलहाल हाथरस के मामले को लेकर सीएम योगी को इस्तीफे तक की मांग कर दी गई। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए, लेकिन दूसरी ओर जब यह कहा गया कि उनके भाषण कहीं ना कहीं उकसाने वाले होते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह भी अब देखा गया कि स्टार बन के वो निकले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां जहां भाषण दिया वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, जेडीयू का नहीं, बीजेपी का। देखिए वही चीज है, एक पोलराइजेशन हुआ लोगों के बीच में वो वोट जो है ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो गया। वो वोट जो है उसका, वो वोट जो है आरजेडी की तरफ नहीं गया, ओवैसी की तरफ गया है। तो ओवैसी ने उसमें नुकसान पहुंचाया और कहीं थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे जो संगठन है या निर्दलीय उम्मीदवार थे उस तरफ शिफ्ट हो गया। या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बीएसपी की बात कर रहे हैं, उसको भी तो उन्होंने वोट काटा है। तो जब वोट कटेगा तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो एक तो होता है कि भाई हम जीत कर आ रहे हैं तब नुकसान हो रहा है, दूसरा तब होता है जब किसी की वोट काट लेते हैं। तो यहां पर बहुत सारे उम्मीदवार से वोट काटने के लिए खड़े किए जाते हैं या कुछ पार्टी जैसी होती है जो वोट काटती हैं। आप एक बात बताइए, ओवैसी साहब का दूसरा है, पिछली बार इतना कमाल नहीं दिखा सके थे। तेलंगाना जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां तो अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर बीजेपी को सपोर्ट चाहिए होती है वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है वहां पर। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल की भी वो बात कर रहे हैं। तो ये जो फायदा है इसका बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी के जो संगठन है, पार्टीज हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, वो उसी ढर्रे पे चलते चले जा रहे हैं। तो आपको भी अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है अजय जी। जावेद जी देखिए मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जब अनीता जी बोल रही थी तब भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक मेरा सवाल है देखिए कि आपकी पार्टी से जब भी कोई चेहरा प्रचार के लिए उतरा, प्रचार प्रसार के बारे में आपसे बात की गई तो आपने ये कहा या कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि भाई बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पैसा बहाया जा रहा है, ये कहा गया। लेकिन दूसरी ओर क्या आपकी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा था नहीं या फिर चेहरा उतारा गया और उसका इफेक्ट दिखा नहीं इस बार चुनावों में, यूपी में भी और बिहार में भी? एक चेहरा होता है और वो एक चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसमें दूसरे चेहरे की आवश्यकता नहीं थी। तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा था और वो अपने भरोसे पर खरा उतरे। जैसा हमारे पत्रकार महोदय ने भी कहा कि एक 31 साल का युवा, उसके खिलाफ पूरी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कितने सांसद, कितनी सरकारों के मंत्री एक साथ लगे हुए थे और उस एक युवा नेता को पराजित करने के लिए क्या क्या छल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जावेद जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अनीता जी का रुख मैं करती हूँ। अनीता जी देखिए इस बार जो आपकी पार्टी से दो बड़े चेहरे योगी मोदी फैक्टर वो काफी ज्यादा फायदेमंद बीजेपी के लिए साबित होता हुआ नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जेडीयू है उसका नुकसान होता हुआ नजर आया, यानी कि जो बिहार की जनता है वो नाखुश तो थी। अनीता जी सुन पा रही हैं हमें? देखिए अनीता जी देखिए इस बार योगी मोदी फैक्टर तो खूब चला है, बरकरार है, योगी मोदी का जादू ये साफ तौर पर हमने देख लिया, लेकिन नीतीश सरकार से नाखुश थी जनता और अब भी एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता तो नाखुश है ही। नहीं ऐसा नहीं है, नीतीश जी से नाखुश है। 15 साल तक उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री का वो काम किया है
इस वजह से वहाँ से थोड़ा एंटी कन्वेंशन टाइप का होता उस बाकी नीतीश जी ने वहाँ पे आप देखिए जो लालू जी के समय एक राज था, लोग बिहार में जाते हुए डरते थे, बिहार में काम करते हुए डरते थे, बिहार में एक ऐसा खौफ था, कहता ना बिहार ना हो गया माफिया वो का गढ़ हो गया। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद सब बिल्कुल धीरे धीरे सब ठीक हुआ है। तो वहाँ की जनता समझ रही है कि जो नीतीश जी ईमानदार व्यक्ति है और उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है। बाकी जो थोड़ा सा उसका केवल एक मानना है कि 15 साल तक लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। दूसरा मोदी जी का सहयोग पूरा रहा है, लोग मोदी जी को ज्यादा पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वजह से और नीतीश जी का उनका साथ है और ये दोनों मिलकर जनता को विश्वास था, इसलिए जनता ने। ठीक है अनीता जी, कपीस जी का मैं रुख करती हूँ, आपके पास वापस आऊंगी अनीता जी। कपीस जी देखिए, उपचुनाव की बात की जाए तो लगभग हर जगह पर बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आया है, लेकिन जिस तरह से कोशिश की जा रही थी, ये कहा जा रहा था जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है उन्हें विकल्प मिले कि विपक्षी पार्टियां उभर कर आए, जो वादे जनता से किए गए हैं वो पूरे किए जाएं, लेकिन ना तो प्रचार के मैदान पे विपक्षी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई नजर आई, ना ही जनसंपर्क पूरी तरह से करती हुई नजर आई, और असर आपके सामने है, नतीजे आपके सामने हैं। मेघना जी, सबसे पहले तो आवाज मिली मेरी। सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी का स्वागत करता हूं इस वजह से कि उनका विश्लेषण बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने पेश किया, एकदम आईना खोल के लगाया, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपने उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करी, मेरी बात जहाँ से छूट गई थी वहीं से मैं शुरू करूँ। देखिए, जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता के पक्ष में ही जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि उसका विशेष कारण था इस उपचुनाव का। इसमें ज्यादातर जो चुने हुए व्यक्ति थे वो दिवंगत हुए थे, उसकी जगह पर प्रत्याशी के जो प्रत्याशी बने उनके पुत्र या उनकी वाइफ। जनता ने एक सद्भावना वोट उन सीटों पर दिया, उसमें योगी जी का कोई जादू नहीं चला। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई जादू चला होता तो मनैनी पे क्यों नहीं चला, जहाँ उन्होंने दो बार सभाएं की, 13% बीजेपी वोट लेकर के आई और तीसरे नंबर पे क्यों है। लेकिन कपीस जी, अगर नहीं चला तो बाकी 6 सीटें किसी और के पाले में क्यों नहीं गई? बाकी 6 सीटों की अगर बात की जाए, बिल्कुल देखना जी 1 साल के केवल चुनाव बचे हैं। जनता इनको इस बात का अवसर, जनता भी तो समझदार है ना, वो उसने ये सोचा कि अभी 1 साल इन्हीं की सरकार रहेगी, अगर हम दूसरे का विधायक जिता भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कपीस जी, विधायक जो होगा वो तो क्षेत्र का विकास करेगा ना, जनता तो यही चाहती है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और उसी मुद्दों पर वो वोट देगी। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, विधायक निधि कितनी होती है? अपने वो विधायक निधि से अगर वो कल्याण करने चले कोई बनवा सकता है वो, लेकिन उसके विधानसभा में तो बहुत कुछ करने को होता है। जब तक सरकार आपकी अपनी नहीं होती है तब तक आप कल्याण नहीं कर सकते हैं। और जनता बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की, वो इसीलिए जहाँ सद्भावना का वोट था वह हमें भी जिताया। हम तो कह रहे हैं कि सिंपैथी का वोट रहा है, हम भी सिंपैथी जीते और ये लोग भी सिंपैथी का जीते। असली चुनाव 2022 में हमने आपको उस समय भी पहले भी कहा था कि जिले देश है, हमारी नजर जो है वो मैराथन पर है। दूसरी चीज एक बात कहना चाहेंगे बिहार के उसमें, क्योंकि अजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की, लेकिन जो मेरे समझ में आई वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय दलों से मिली है, उनका हाथ पकड़ी है, उनको बढ़ाया है, उनका कद घटाया है और उसके बाद उनको झटक दिया है। ठीक वही तैयारी जो है जो महाराष्ट्र में चली, वही जो है नीतीश जी के साथ होने जा रही है। कपीस जी देखिए, 2 मिनट के लिए आपको मैं रोकना चाहूंगी। आपने 2 बातें यहाँ पर कही। पहली बात आपने ये कहा कि सीएम योगी का जादू नहीं चला, और दूसरी बात आपने ये कही कि कहीं ना कहीं जनता काफी जागरूक है, कुछ वक्त का ये कार्यकाल बचा है, इसमें बीजेपी की सरकार तो रहने ही वाली है, इसीलिए वहां के विधायक के तौर पर जो चुनाव किया गया है वो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी का किया गया है। लेकिन फिर एक सीट पर समाजवादी पार्टी को आखिर क्यों वहां पर रखा गया है, आप ये बताइए। इसीलिए तो कहा वहां की जनता जागरूक नहीं थी। सिंपैथी है, सिंपैथी हो रहा जो एक ही सिंपैथी थी। पहले देखिए, नागावा में हम लोग जीत रहे थे भाई, 10 राउंड तक हमारे प्रत्याशी आगे थे, और उसके बाद जो है उन्होंने कम बैक किया माननीय स्वर्गीय चेतक चौहान जी की पत्नी ने, और वो जीत करके आई। तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं बहुत ही स्पष्ट
आपके सामने जो विवेचना कर रहा हूँ, बिल्कुल विश्लेषण कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा था कि बिहार में सेम वही होना है जिसका हक जो कि इन्होंने शिवसेना का किया। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में कौन जानता था, कर्नाटका में कौन जानता था? चक्कर ये नहीं है, बिहार में भी वही हुआ। नीतीश बाबू फंसे। अब इन्होंने एलजेपी को जानबूझ करके विरोध कराया। जो एलजेपी बन गए वहाँ एनडीए का विरोध नहीं। कबीर जी, हम फिलहाल उपचुनाव की बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समीक्षा आपकी पार्टी को करनी चाहिए कि आखिर कहाँ कमी रह गई। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादातर हमें कांग्रेस से बात करनी होगी, यहाँ हम उपचुनावों की बात करेंगे। क्योंकि अब ये अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन नीतीश बाबू जी पलटू राम है, घुमा के देंगे इनको गुगली, है ना? नहीं, कपीश जी साफ कर दिया है उन्होंने कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश जी रहेंगे। ठीक है कपीश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, अपनी बात आप रखिएगा। जावेद जी, आप पहले कुछ बोल रहे थे, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, उपचुनावों में खाता नहीं खुला, ये मैंने आपको पहले भी कहा। आपने कहा कि काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, कोशिश की जाएगी आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की। कल भी जब आपकी पार्टी से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, वो कह रहे थे भाई प्रैक्टिस मैच के तौर पर हमने इसको लिया है, लेकिन यहाँ पर कोई फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप थोड़ी होता है। यहाँ पर तो सेमीफाइनल किसने जीता है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं वो सच है कि लोग चर्चा इस बात पे करते हैं कि जीता कौन है, और ये सच है कि जीत जिनकी हुई है, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीते हैं उनको मुबारकबाद है हमारी तरफ। समीक्षा का समय होता है, उसको बहुत खुले दिल से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं से चूक हुई है कि हम अपने नेतृत्व के निर्देशों को जमीन पर धरातल पर नहीं उतार पाए, जिसकी वजह से हमें ये समय देखना पड़ा। हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, हमें और आगे क्या करना चाहिए कि हम विजय का स्वाद चख सके, उसकी दिशा में निश्चित रूप से समीक्षा के बाद कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को जो निर्देश मिलेगा उस पर निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ेगी जी। और ये कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जय और पराजय ये लोकतंत्र और चुनाव ये दो चीजें हैं। हम उन लोगों के दोस्त नहीं है कि जो पराजित होने के बाद भी उसको अदालत में चुनौती दे, सत्ता का हस्तांतरण ना होने दे। अब निश्चित रूप से जावेद जी, लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, अदालत में जाने तक की तो बात भी नहीं की जा रही यहाँ पर। देखिए, अब ये इस समय आरोप प्रत्यारोप अगर करेंगे तो भी दूसरी बातें होंगी। सरकारी मशीनरी के लिए तो मैं कह दूं कि गांव में क्या किया गया, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या देश के दूसरे राज्यों में जहां उपचुनाव हुए, लेखपाल से, बीएलओ से लेके लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम तक लगे हुए थे गांव में कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं ये वोट डालने नहीं जाएंगे, इसलिए इनकी कोरोना जांच होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। किस तरीके का दबाव था, मतदाता सूची में उनके नाम के आगे टिक किया जा रहा था, इन सब की शिकायतें भी हुई है। लेकिन ये यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 साल का चुनाव था और जनता और भाजपा और सपा अपनी पुरानी स्थिति में, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब निश्चित रूप से हम जीत की तरफ 2022 में होंगे। हम ऐसी रणनीति पर अपने नेतृत्व के, बिल्कुल जावेद जी, उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो ही लोकतंत्र बेहतर होता है। अनीता जी, देखिए, यहाँ तमाम तरह के आरोप लगाए गए। कोई कह रहा है योगी मोदी का जादू नहीं चला, कोई कह रहा है जनता जागरूक नहीं थी, जनता ज्यादा जागरूक है, और ये भी कहा गया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, 6 सीटों के लिए इतने आरोप। जी देखिए मेघना जी, विपक्ष ने हमेशा कभी भी चीज को क्रिटिसाइज भी किया है। विपक्ष कहीं भी जमीन पे दिखा नहीं। सबसे बड़ी बात है, जहाँ जहाँ चुनाव था विपक्ष कहीं जमीन तक नहीं था, केवल ट्विटर पे था या डिबेट पे बहस कर रहा था या संसद में झगड़ा कर रहा था। आज तक जनता सिंह का कोई सफर नहीं है। कोरोना काल में विपक्ष ने किसी की कोई मदद नहीं की, जबकि वो एक ऐसा काल था जिसमें काम करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। इन्होंने हमेशा अच्छे काम हो चाहे कुछ हो, हमेशा उसको क्रिटिसाइज भी किया है, हमेशा उसके लिए बुरे, और जनता को मालूम है कि विपक्ष का काम केवल ये नहीं है कि आप विरोध ही करिए, लेकिन जो सही काम है उसका कम से कम समर्थन भी करना चाहिए। ये विपक्ष ने एक अपना वो बना लिया है। अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उनका काम केवल ये विरोध ही करना, और इस जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता ही चाहती है कि आप अच्छे काम का तो कराइए, हाँ अगर कोई गलत काम है तो उसका विरोध डर के करिए। तो लेकिन इन्होंने केवल एक दूरी अपना रखी पूरे विपक्ष ने। आप डिबेट पे बैठिए, संजय के आतंकार सुनिए,
अगर आप संसद में बैठे तो ये अपना अलंकार गाएंगे, ठीक है। आप कीर्तन में अलंकार बोलेंगे। जनता से कोई संपर्क नहीं है और कोई सही काम को चलाना नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है इनकी हार का, और कोई कारण नहीं है। ठीक है जावेद जी। देखिए, अनीता भाई जो कह रही थी, क्या ये धरातल पर नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किस तरीके से गांव-गांव डेरा डाले रहे, जो प्रचार समाप्त होने के बाद क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे, वो लगातार वहां पर आए और मतगणना स्थल पर अंदर मौजूद रहे। इस तरीके का प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां वैध दस्तावेज होने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं था चुनाव क्षेत्रों में कि सीज न की गई। ये एक तरीके का दबाव था निश्चित रूप से, और इस पर भारतीय जनता पार्टी आज मुंह छिपाने का काम कर रही है। जिन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ये झूठा है, ये इनकी सार्थकता सिद्ध हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी झूठ और मिथ्या प्रलाप। जावेद जी, आप बेहतर प्रदर्शन करें तो आपने मेहनत की है, दूसरी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके जीत जाए तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो जाता है। क्यों नहीं वो मशीनरी का दुरुपयोग करता है? अगर नहीं किया गया, क्या आप सत्ता में थे तब आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था? हमारे समय में कांग्रेस के काल में कभी इस तरीके का दुरुपयोग नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी तो उस तरीके की बेल है जो पूरे समाज में जाहिर और नफरत के अलावा कुछ नहीं कर रही। इसने लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का जितना ह्रास किया है, जितना उनका उत्पीड़न किया है, उनका जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, ये पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रही है। ठीक है जावेद जी। अजय जी का रुख में करना चाहूंगी। अजय जी देखिए, सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा था और सेमीफाइनल के तौर पर कई पार्टियों ने लिया, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल जो जीतेगा विधानसभा चुनाव के लिए उसी का रास्ता और साफ हो जाएगा, जो बीजेपी के लिए होता हुआ नजर आया है। देखिए, मुझे जो लगता है कि विपक्ष ने इस बार अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया, क्योंकि जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे, बहुत पुरजोर तरीके से कहा जा रहा था ये जो है उपचुनाव जो है लिटमस टेस्ट होगा और जनता के मिजाज के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा, एक राय शुमारी बनेगी और उसके बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। तो उपचुनाव में वॉकओवर देकर उन्होंने जो है सीधे 2022 के ऊपर फोकस किया है और अपनी रणनीति को उसी हिसाब से वो जो है बना रहे हैं, काम कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको उनकी रणनीति के बारे में पता चले या कुछ फेरबदल करें। वो उनको जीत के जो मद में जो है डूबे रहना देना चाहते हैं कि आप जीत के नशे में रहिए, आप खुश हो जाइए कि आप जीत चुके हैं और आप जो कर रहे हैं जो रणनीति वही आपकी सटीक है, बेहतर है, जो मेरी समझ में आता है। तो इसलिए चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो जो है अपनी दूसरी रणनीति पे चल रही है, 2022 के लिए तैयारी कर रही है। बाकी जैसे अभी इन्होंने फिर से एक सवाल उठाए, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जो भी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यदि कुछ भी ऐसा कदम उठाती है तो उसकी वो कटु आलोचना करते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, सवाल उसके ऊपर खड़ा करते हैं। तो अभी वो उसी पर चल रहे हैं, सवाल खड़े करेंगे। इस उपचुनाव में भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि देखिए ये चुनाव में सरकार ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये जो एक रणनीति है और इसके पीछे इनकी आगे की आगामी रणनीति क्या है, ये इनकी पार्टी के जो आला हाईकमान है या इनके संगठन है वो उसको पता होगा किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने तरीके से वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि जमीन पर इतना वो एक्टिव दिखाई नहीं दिए, इतना उन्होंने पुरजोर तरीके से तैयारी नहीं की। सिर्फ उपचुनाव लड़ने की उन्होंने एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है कि हाँ हम भी हैं मैदान में, और थोड़ी सी जो है टक्कर दी, उसको शांत हो गए। लेकिन यानी जी अगर उपचुनाव में ही एक्टिव नहीं रही और ये कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, तो क्या जनता तब एक्सेप्ट करेगी? देखिए, बड़ा चुनाव होता है तब तो और ज्यादा प्रचार प्रसार करना होता है, तैयारी हो जाती है, प्रैक्टिसिंग मैच तो कहा ही जा रहा था। देखिए, जो हार जीत का अंतर है आप वोटों का देख लीजिए कितना है, मैं समझता हूँ ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल। तो वोट तो मिले हैं, सपा को भी मिले हैं, कांग्रेस को भी मिले हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जनाधार नहीं है कि लोगों ने पसंद नहीं किया है। लोगों ने पसंद तो किया है, लेकिन उन्होंने उतनी तैयारियां या उतने वो लोगों तक उन्होंने नहीं किया।
तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है उपचुनाव, कि उपचुनाव को जो है पहले, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है और पूरे दमखम के साथ उतरती है। जो कहा जाता है कि मंत्री उतर गए, सब उतर गए, नहीं, चुनाव में उनके लिए कोई मंत्री नहीं होता, कोई विधायक नहीं होता, कोई सांसद नहीं होता, सब उनके लिए कार्यकर्ता होते हैं। और कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें चुनाव जीतना है, तो वहां पर वो सब कार्यकर्ता के रूप में होते हैं। तो जो बीजेपी है उसकी स्ट्रेटजी अलग है, इस बार इनकी स्ट्रेटजी अलग है, तो वो इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है। कपीस जी काफी मुस्कुरा रहे थे। कपीस जी, तैयारी बेहतर थी लेकिन जीत नहीं मिल पाई। आपके इस बात को एक विश्लेषक के रूप में कहता तो आज अजय भाई ने जितने आसानी से बातें रखी वो हम भी रख लेते। लेकिन ये सौभाग्य भी है एक तरीके का कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और बहुत सी चीजें हम रणनीति को अपने नहीं खोल सकते हैं। हमने आपको एक शब्द से ये बात कही थी कि देखिए ये तो हमारे लिए रिले रेस है, मैराथन की दौड़ पे हमारी नजर। अगर अजय भाई ने कहा है तो बहुत कुछ सोच के ही कहा होगा, मैं उसकी बात को न सही बताऊंगा न गलत पाऊंगा। लेकिन एक चीज तो निश्चित है, इन्होंने पूरी ताकत तो लगाई थी। आपको मलानी का मैंने जिक्र भी कर दिया। दूसरी चीज ये कि हमने अपने संगठन के जो तीसरे और चौथे नंबर और दूसरे नंबर के पादान होते हैं, हमारे कार्यकर्ता होते हैं बूथ स्तर के, नगर स्तर के, जिला स्तर के, उनको हमने उनकी ताकत का एहसास दिया है इस चुनाव के, कि उनके ऊपर चुनाव छोड़ने के बाद हम कहां तक पहुंचते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च होने चाहिए जी। और अगर एक साल के बचे हुए चुनाव में नहीं होंगे तो क्या फुल प्लेस के चुनाव में होंगे। और अगर ये रिजल्ट, मान लीजिए मेघना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहता था लेकिन कह दे रहा हूँ कि अगर ये रिजल्ट उल्टा होता, कहीं 7-0 से ये इनके साथ होता या 7-8 से हम होते, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बने रहते। तो बहुत सी चीजें हैं, उसको 2022 में आप देखिएगा, आमूल रूप से आपको चीजें दिखाई देंगी। जनता पूरी तरीके से इनसे त्रस्त हो चुकी है, वो चाह रही है कि हम अपने हमारे साथ वो खड़े हों, और वो 2022 में पूरी तरीके से, क्योंकि इस चुनाव से सत्ता नहीं बदलने वाली। सत्ता जिस चुनाव से बदलेगी, जनता उस चुनाव पे नजर रखेगी। ठीक है कपीस जी। अनीता जी, देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है तैयारी तो विपक्ष ने की थी, लेकिन आज जीत की तैयारी भले ही ना की हो, लेकिन कांटे की टक्कर देने की तैयारी की थी, जो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है, वोट परसेंटेज है, उसमें नजर आया है। और 2022 में आपको कांटे की टक्कर देने की रणनीति से इस बार हार ली है इन्होंने। देखिए, हम तो चाहते हैं कांटे की टक्कर जितनी होगी उतनी हम लोग कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करें। लेकिन ये बात जो ये कहते हैं कि आपके मंत्री आगे, आपके प्रधानमंत्री आगे, मुख्यमंत्री आगे, अभी बहुत सही बात है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है, मंत्री बाद में है। हम लोग एक कार्यकर्ता का, उन लोग कहते हैं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है, ठीक है। कार्यकर्ता से इलेक्शन, हम लोग इलेक्शन मूड में नहीं रहते, हम लोग जनता के साथ बराबर संपर्क में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं और अपने नीतियों को हम जनता तक पहुँचाते हैं और अपने कामों को जनता चीज समझती है। तो बाकी ये लोग, मैंने आपसे कहा ना, इन लोग धरातल में तो है नहीं, जमीन इनकी कुछ है नहीं, केवल इनको ट्वीट करना और केवल इनको हम लोग को अलंकार सुनाना, यहाँ पे विरोध करना, संसद में विरोध करना और केवल विपक्ष का केवल विरोध करना, यही काम रह गया जो जनता को कतई पसंद नहीं है। जनता चाहती है कि आप अगर जमीन पर उतरिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी चीजों को समझिए, समाज। लेकिन अनीता जी, देखिए एक चीज और कही जा रही थी कि इस बार बड़े चेहरों को प्रचार के लिए, उपचुनाव के प्रचार के लिए इसलिए उतारा गया क्योंकि बीजेपी डर गई है। बीजेपी को लगता है भाई अब विपक्ष मैदान में आ चुका है कांटे की टक्कर देने के लिए। तो भैया, आप एक कोई भी चुनाव हो, उस आदमी को सीरियस लड़ना चाहिए। डरने की बात नहीं है, जनता के लिए अपनी बात बताने की है। आज आप बताइए, 16 साल बाद हम उत्तर प्रदेश में आए, जहाँ हमने गाँव बिजली पहुंचाई, लोगों के घर हमने बिजली दी, हमने आवाज की व्यवस्था की, हमने शौचालय की व्यवस्था की, हमने जमीनी स्तर पे काम किया है। ठीक है। तो इसको अगर हम जाके कहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आप लोगों ने इतने सारे राज किया, आज बिजली की जब 3-3 दिन 4-4 दिन गाँव में बिजली नहीं आती थी, लोगों के शहरों में भी बिजली की कमी थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जो काम किया वो जनता को पसंद है। आज 3.5 साल बाद भी जनता हमको सब पसंद कर
जिताया है, तो आप लोग, हमने अपराधियों को सच्चा नहीं किया, इन्होंने हमेशा अपराधियों को सच्चा देकर अपराधियों के हौसले बुलंद किए। आज भी इन्होंने इलेक्शन में 3 अपराधियों को, समाजवादी पार्टी ने 3 ने, बहुजन ने 1, कांग्रेस ने अपराधियों को टिकट दी थी। लेकिन अनीता जी देखिए, बिहार में और उपचुनावों की बात ज्यादा हम कर रहे हैं, उपचुनावों में भी बहुत कम नंबर रहा है, बहुत कम वो आंकड़ा रहा है कि आपकी जीत तो हो गई है, लेकिन अब कांटे की टक्कर तक विपक्ष पहुंच चुका है। और अगर कह रहे 2022 की विधानसभा चुनाव तक और बेहतर तैयारी रहने वाली है, तो आपकी रणनीति क्या होगी फिर? नहीं तो ठीक है, हम तो चाहते हैं अच्छे में, पर ये भी तो हमारी भी रणनीति आपके सामने आएगी जब इलेक्शन होगा, तो आप देखिएगा, जैसे अभी आपने देखा वैसे आप भी देखिएगा। हम तो हमेशा जनता के बीच में रहे, हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में ही रहा है। वहाँ पे हमें जो हमारी कमियां होती है वो भी बताई जाती है, जो हमारी अच्छाई होती है वो भी बताई जाती है। ठीक है। हम अगर सरकार एक समय ये भी था कि हम चुनाव हारे भी थे, तो हमें उस समय भी हमने अपनी कमियां देखी थी। ऐसा नहीं है, जब चुनाव होगा तो उससे अपनी जनता का विश्वास लेते हैं, और जनता के विश्वास से ही कोई पार्टी जीतती है। ठीक है कपीश जी कुछ कहना चाह रहे थे? कपीश जी। नहीं, बिल्कुल जनता का विश्वास जो जीतता है वही जीतता भी है, लेकिन एक चीज और भी है, तो हमारी बहन भी इस बात को समझती होंगी कि जिसकी सरकार होती है उस चुनाव में उसकी हक होती है, और सरकार आपकी थी, क्योंकि आपकी सरकार विशेष तौर पे पारदर्शी नहीं रही है, संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे तक खिलाई है आपकी सरकारों ने, क्योंकि आपके ही प्रवक्ता, शायद आप वो बात नहीं कहेंगे क्योंकि आप कानून की जानकार है, कानूनविद है, आप हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हैं, तो आपकी विद्वता में कोई कमी नहीं है, आप ऐसे बयान नहीं देंगे। लेकिन भाजपा के बड़े से बड़े पटेल नेता जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने ये क्या बात नहीं कही कि राम मंदिर, आप बताइए, जब हमारा संविधान स्थापित हुआ और संविधान के अंदर मांटेस्क्यू थ्योरी ली गई, पृथकीकरण का सिद्धांत बना कि कोई भी एक संस्था दूसरे संस्था में ओवरलैप नहीं करेगी, शक्ति का एक्सरसाइज नहीं कर सकती। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग बनी है। 29 साल आपके रिजिम चलने के बाद, जब से वो गिरा था, भगवान राम जो है वो टेंट में बैठे हुए थे, और 29 साल के बाद जो है एक रिजल्ट सामने आया, वो भी माननीय न्यायालय के अध्यक्ष था, तो उसको भारतीय जनता पार्टी अपना कैसे बता सकती है? तो सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कि जब कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट को अपने देश के अंदर रखने की बात कहे और वहां पे कोई ये कहे कि भाई मंदिर तो इनके रिजिम में बना, तो हास्यास्पद स्थिति से भला और कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी बहन क्योंकि कानूनविद है इसलिए जानती। दूसरी चीज मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, इस इलेक्शन में उपचुनाव में सिंपैथी खूब जम के चली, और साथ ही साथ जहां सिंपैथी इनकी नहीं थी वहां इन्होंने कानून की हनक भी कायम की और एक पक्षीय कायम की। कानून का जो दुरुपयोग हो सकता था, नौगावा के अंदर आप लोगों की रिपोर्टिंग की मेघना जी कि वहां पे पुलिस ने मतदान के दिन लाठीचार्ज खूब किया, जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं और पुरुष निकल रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, वो भाग के वो मतदान नहीं किए। तो क्या ये आप मतदान को प्रभावित नहीं किए अपनी जनता की वजह से? ग्राम प्रधानों ने पैसे बांटने का काम किया, तो हमारी भारतीय जनता, हम लोग बात देंगे, आने दीजिए, सारी चेकिंग दी जाएगी। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि जिस तरीके से बिहार के अंदर 12 सीटों को रात में फंसा करके रखा गया और अचानक जीत घोषित कर दी गई, और वहां लोग आंदोलन पे बैठे हुए, ये सत्ता की हनक नहीं है तो क्या है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सरकार जहां दो भारतीय जनता पार्टी को फिरा रही है, जहां गिराया और सत्ता बनाया और राजस्थान के अंदर पूरे कोशिश कर ली, तो ये कोई जनता से छुपा नहीं है। एक समय याद कीजिए मेघना जी कि उत्तराखंड की भी सरकार गिराई जा रही थी, वो तो धन्य हो हमारे मैं डिबेट के अंदर हूँ, बाद में बात करता हूँ। करारे समाचे दिए थे उस समय। तो तोड़ फोड़ करना, गरजेज करना, विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, 6 वर्षों में बनी है। 70 वर्ष वाले जो हैं वो झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, और ये 7 सितारा कार्यालय 4200 करोड़ रुपए का 20 एकड़ में बना के चला रहे हैं, स्विमिंग पूल से लेके वोट ग्राउंड तक है। तो ठीक है कपीश जी, ठीक है। अनीता जी आपके पास जवाब लेने के लिए मैं आऊंगी, अनीता जी आऊंगी, पहले जावेद जी के पास बहुत देर से मैं नहीं गई हूँ। जावेद जी, अनीता जी आऊंगी, मैं आऊंगी। जावेद जी देखिए, ये जो अभी रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर कांग्रेस ये कह रही है हमने तैयारी पूरी की थी और आंकड़ा भी काफी कम रहा है, ये भी आपकी तरफ से कहा जा रहा है।
सेमीफाइनल है ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी थी वो सिर्फ जब ऐसे मुद्दे होते हैं कि सीएम को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है या उनके भाषणों की आलोचना करने के लिए कहा जाता है, तब तो तैयारी बहुत नजर आती है, लेकिन चुनावों में तैयारी कहां जाती है? आपसे कहा कि कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं से चूक हुई है, हम कार्यकर्ताओं से चूक हुई है और हम अपनी उस चूक को, उसकी अपनी गलतियों को, कमियों को सुधारने का काम करेंगे। और जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप निश्चित रूप से आप देखेंगी कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और जमीन पे आपको उसकी तैयारियां भी दिखेंगी और काम भी दिखेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 1 वर्ष से आप लगातार देख रही हैं कि मुख्य विपक्षी दल कोई भी हो, लेकिन उसकी भूमिका का सही निर्वहन कांग्रेस ने किया है। जनता कहीं भी पीड़ित रही हो, शोषित रही हो, उसका उत्पीड़न हुआ है, वहां पर कांग्रेस उस पीड़ित के साथ जनता के मुद्दे पर संघर्ष करते हुए आपको नजर आई है। ये आगे की क्या रणनीति होगी उस पर काम निश्चित रूप से चालू हो रहा है कल से ही, और भविष्य में आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता के नेतृत्व में हम किस तरीके से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़े होंगे। और रही बात योगी जी की, देखिए ये भाजपा है, जब ये नूरपुर, फूलपुर, कैराना, गोरखपुर हारे तो बोले ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए, और जब ये जीत गए तो बोले ये योगी जी का सिक्का चल गया, ये मोदी जी का सिक्का चल गया। अरे ये सिक्का किस कारण से चल गया वो 2022 में जनता आपको बताएगी और वो परिणाम बताएंगे आप। ठीक है अजय जी, देखिए पहले आपका मैं रुक करना चाहूंगी, काफी देर हो गई है आपसे प्रतिक्रिया लिए हुए। अजय जी, यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आए हैं उसके बाद एक और बात साफ तौर पर सामने आती है, वो ये कि विपक्ष एकजुट नहीं है। सभी बीजेपी की नीतियों का विरोध तो करते हैं, लेकिन सभी एकजुट अलग अलग बटे हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जनता इसी में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जनता फिलहाल विकल्प खोज रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं है, इसीलिए जनता किसी को वोट नहीं कर पाती, जो आगे रेस पे पहुंचता भी है जीत नहीं पाता है। देखिए ऐसा नहीं है, जनता विकल्प जरूर चाहती है, लेकिन विपक्ष की जो रणनीति है वो कमजोर है। इसको बिहार से समझ लेते हैं। बिहार में जिस तरीके के हालात हैं और इस बार जनता जो है परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन को जो है तेजस्वी इनकैश नहीं कर पाए। किस तरीके से नहीं कर पाए? इसमें सबसे पहले 15 साल नीतीश कुमार, उससे पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव, यानी कि जो मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई तब से हम कांग्रेस को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जितनी बार भी चुनाव लड़ा है, चाहे 300 से ऊपर सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हो या उससे नीचे लेकर आए हो, उनको हमेशा जो है मुंह की खानी पड़ी। कभी 15, कभी 20, कभी 22, कभी 35, कभी 4, इस तरह से वो जो है अपने लेकर चलते चले आए जी। 2015 के चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो 41 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करते हैं, 27 सीटों पर जीत जाते हैं। और वहीं पर जब 2020 में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, 70 सीटों पर खड़े करते हैं, 19 पे सिमट जाते हैं। यानी कि आप कांग्रेस पार्टी अब बड़ा चुनाव जीतने का मादा खोती जा रही है। आप जब भी ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो आपका जो संगठन है वो इतनी मजबूती के साथ में लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बना पाता है, काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आप बड़े चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। जिसके लिए जैसे अभी अहमद साहब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से चूक हो गई। कार्यकर्ता चूक इसलिए हुई क्योंकि आपके पास में जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो आपका कमजोर है, आपका संगठन कमजोर है, इसकी वजह से आपको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार में जो नुकसान उठाना पड़ा यही है। वहीं इसके बनिस्बत दूसरी तरफ देखें कि भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर संगठन बहुत मजबूत है, बिल्कुल, और वो जिस तरीके से काम करता है और जो उसकी कनेक्टिविटी है आम जनता के साथ में, चाहे वो आदिवासी या वनवासी क्षेत्र के लोग क्यों ना हो, वहां तक उनका है। पहले देखिए सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बीजेपी थी, लेकिन अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई है। बिहार के चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र जहां पर आरजेडी का वर्चस्व माना जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। और जो तीसरे चरण के मतदान हुए वहां पर सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और आरजेडी को नुकसान हुआ है, और वैसे ही वहां फैक्टर काम कर गया है। तो जो जैसे कि हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन है आरएसएस के अंदर वनवासी जो एक संगठन है जिस तरीके से काम करता है, उसने वो काम किया है। तो आप अजय जी, बिहार की तो बात हो गई, लेकिन यूपी उपचुनाव की अगर बात की जाए, इस बार अनीता जी आ रही हूं आपके पास, जो इस बार प्रदर्शन रहा है उसमें ये तो साफ तौर पर नजर आया कि उपचुनावों में बीजेपी ने 6 सीटें हासिल की हैं, लेकिन अगर पिछले उपचुनावों पर गौर किया जाए तो
उन उपचुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नहीं नजर आई थी, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार बीजेपी उपचुनावों में प्रदर्शन अच्छा करती हुई नजर आई है और यह भी कहा जाता है कि बड़े चुनावों में रिजल्ट कुछ और होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार बड़े चुनावों में रिजल्ट अलग होगा? नहीं, अलग तो होगा, लेकिन कितना अलग होगा ये होगा। लेकिन अगर हम लेटेस्ट बात करें, योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना के समय में जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश को संभाला, व्यवस्थाएं की, चाहे लोगों तक अन्न पहुंचाना हो या दवाइयां पहुंचानी हो या एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या फिर स्टूडेंट्स को लेकर आने के लिए बसों की व्यवस्था हो, मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उन्होंने जिस तरीके से संभाला। फिर चाहे हाथरस कांड हो, जितना संयमित तरीके से उन्होंने किया, जबकि बहुत उग्र प्रदर्शन हो रहा था, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया है। और जहां पर भी उनको लगता है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर, वो तुरंत एक एक्शन लेते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में थी कि योगी आदित्यनाथ जो है कानून व्यवस्था को लेकर चाहे जैसा भी है, क्योंकि देखिए आज का जो युवा है या जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, गूगल में सब कुछ देख लेता है, उसे पिछली सरकार के भी आंकड़े पता है, सरकार के भी आंकड़े पता है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए उनको उसका फायदा मिला है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर जो परिवर्तन की बात हो रही है, वो परिवर्तन देखने वाला होगा। किस तरह का परिवर्तन होगा, क्योंकि विपक्ष ने सवाल तो बहुत सारे खड़े किए हैं और जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों को से कितनी उम्मीदें जगी हैं, कितनी आकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी। कुछ कहना चाह रही थी पहले अनीता जी। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिचौलिए और हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। तो पहले कहा जाता था कि सड़कों पे वसूली करते हैं, पुलिस वगैरह वसूली करती है, रोक दिया जाता है, चालान करते हैं। आज देखिए उन सब चीजों से छुटकारा पा चुके हैं लोग और आज कैमरे लगे हुए हैं, कोई वसूली नहीं चल रही है। कि जनता को एक राहत है, जनता को लग रहा है कि ईमानदारी से काम हो रहा है और उसी ईमानदारी को लेकर, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ बिचौली जितना गड़बड़ करते थे उन सबका छुटकारा कर दिया गया। ये बहुत अफसर जो है अपनी सीट पे मिलते हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी सीट पे मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से डायरेक्ट बात होती है। पहले अधिकारी इस सीटों में मिलते ही नहीं थे, नेताओं के पीछे घूमना पड़ता था। आज जनता को नेताओं के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, वो सीधे अधिकारी से संपर्क करके अपना काम करा सकते हैं। ये जनता को बहुत बड़ी राहत है। ऐसा जनता खुद कहती है कि हमें अब किसी नेता के पीछे घूमने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई काम है सीधे अधिकारी से मिलकर हमारे काम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक उन्होंने इस सिस्टम को बनाया है और जनता का विश्वास अधिकारियों पे, नेताओं पे सरकार ने दिया है कि आप कैसे जनता पर भरोसा जीत सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं वो जनता को प्रभावित करती है। और ये कह रहे हैं कि हाँ सरकार की हनक है, सरकार की हनक है, सरकार की हनक नहीं, जनता के बीच में उनका विश्वास है, उसी विश्वास के आधार पर हम जीते हैं। जी कपीस जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आखिरी वो होगा। तो अजय शर्मा जी ने जो अभी बात प्रस्तुत की कि योगी जी ने बड़ी मेहनत की है, योगी जी ने जो मेहनत की है वो वही मेहनत है कि सीढ़ी लगा लीजिए और चढ़िए उतरिए, उसका कुछ डिस्टेंस नहीं निकलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना काल में पता नहीं उन्होंने क्या मैनेजमेंट देखा, मैंने तो मिसमैनेजमेंट ही देखा है। अपने तमाम नेताओं को भाजपा जी ने भी खोया और हम लोगों ने भी खोया है। मैंने गोरखपुर के अंदर देखा है कि ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं हुई और हमारे रवि श्रीवास्तव की जो सपा के वरिष्ठ नेता थे तड़प करके उन्होंने कम छोड़ दिया था। दूसरी चीज आपको बता दें कि करप्शन तो इस कदर हुआ कि अरबों रुपए अवसर में इन लोगों ने बदल लिया आपदा को, चाहे वो थर्मामीटर से लेकर के स्कैनर तक का मामला रहा हो या किट का मामला रहा हो या आपका जो है काला ओड़ा का जो था आयुष विभाग का वो घोटाला सामने आया। तो कुल मिला के इनका मैनेजमेंट कुछ नहीं रहा है। और ठीक है कपीस जी, ठीक है, वक्त की कमी देखिए, आपको मैं रोकना चाहूंगी। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में रहने के लिए। तो देखिए योगी मोदी का जादू बरकरार है, साफ तौर पर ये नतीजे दिखाते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जहां जहां चुनावी जनसभाएं की गई, जहां पर ये दो बड़े चेहरे सामने आए, वहां पर बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, लेकिन उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर विपक्ष भी देता हुआ नजर आया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव के बाद तैयारी होने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव की, यानी कि 2022 की। उसमें देखना होगा क्या ये जो जादू है योगी मोदी का ये बरकरार रहता है या फिर नहीं।